नमस्कार, ग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती पर्यावरण और हम, जैसे कि आप लोगों को पता हुआ क्लास 3 का हमने बुक्स कंप्लीट करवा दिया है, क्लास 4 का हमने कंप्लीट करा दिया है, क्लास 5 का हमने कंप्लीट करा दिया है। इस पर हमने 50 प्रश्न, जो हमें 50 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगे थे, मैंने उसको ले लिया था, ठीक है, करवा दिया था। एक क्लास 4 का भी मैंने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी मुझे लगे थे हमने निकाल कर ऑब्जेक्टिव करवा दिया था। क्लास 5 के लिए ऑब्जेक्टिव 50 प्रश्न जो हमें लगे अच्छे, जो कि आ सकते हैं, जो आए हुए थे, वो 50 प्रश्न इस क्लासेस में लेकर आए हैं। एक हम लेके आने वाले हैं, नेक्स्ट क्लासेस आएगी क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की ईवीएस की मैराथन, ठीक है, इसकी मैराथन क्लास, ठीक है। इसमें कम से कम 200 प्रश्न जो भी इंपॉर्टेंट लगेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो प्रश्न, ठीक है, लेके आएंगे। अभी हमने कल शाम को आप लोगों के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये हमने 1 घंटे में कंप्लीट कराई है, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो वो जाके देख लें, ठीक है। 1 घंटे में कंप्लीट कराई है, 1 घंटे में, ठीक है। इस पर प्रश्न टाइपिस्ट टाइप कर रहे हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका दिया हुआ है 1885 से लेकर 1947 तक का जो इतिहास है वो हमने कंप्लीट करवा दिया। मात्र कितने? मात्र 1 क्लासेस में, ओके, 1 क्लासेस में कंप्लीट करवा दिया हमने। अब इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं, अभी टाइपिस्ट टाइप कर रहे हैं। जो भी हमें बेहतरीन प्रश्न लगेंगे, जो प्रीवियस ईयर जो भी बीपीएससी वाले उठाए थे, बीपीएससी, क्योंकि अब की बार बीपीएससी ही कराएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें इतना हो गया। और आपका 1 क्लासेस में हिंदी, जो हमने प्रॉमिस किया कि 1 क्लासेस में हिंदी जो आपका 75 नंबर का आने वाला है, वो हम 1 क्लासेस में कंप्लीट करवा देंगे, जितना भी व्याकरण रहेगा, ठीक है। चाहे वो वर्णमाला हो, चाहे वो संधि हो, चाहे वो समास हो, ठीक है, रस छंद जो भी है, ठीक है, 1 क्लासेस में प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। एक मैराथन देंगे, ना कोई ऐसे फालतू का क्लासेस नहीं रहेगा। जितना भी हम कोशिश करेंगे इसमें, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है, छाट कर जो इंपॉर्टेंट लगे वही लेके आए। तो 50 प्रश्न ये क्लास 5 का। देखिए क्लास 5 के अंदर जो भी आने वाले हैं, अगर आप लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, पुराने हैं तो कोई बात नहीं, आप सेशन चालू रखिए, देखिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग नए हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पहला प्रश्न हमारा कहता है कि गंगटोक सिक्किम से किस जिले की राजधानी है? गंगटोक जो है सिक्किम, जिसे क्या है, सिक्किम जो है की राजधानी क्या है? गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। अब ये कब बनी थी? ये बनी थी 16 मई, कब? 16 मई को। और कौन सा ईयर था? ये था 1975। 16 मई 1975 को सिक्किम क्या था? गंगटोक सिक्किम की राजधानी बनी थी। तो किस जिले की राजधानी है? ये 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। हमने बताया क्लास 5 की जो मैं बुक पढ़ाया हूँ ईवीएस का, उसमें हमने बताया है, ठीक है, ईवीएस का बताया। तो ये किस की थी? पूर्व सिक्किम। तो गंगटोक सिक्किम के किस जिले की राजधानी है? पूर्व सिक्किम की है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राज्य सिक्किम पर भारत का हिस्सा बना। जो भारतीय राज्य क्या है? सिक्किम। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? ये बना था, अभी हम आप लोगों को बताए हैं, 16 मई 1975, ठीक है। कब? 16 मई 1975, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्या है? भारत के निम्नलिखित रेलवे स्टेशन में से कौन सी 3 गेज ब्रॉड मीटर का संकीर्ण का है? अब देखिए, हम आप लोगों को बुक्स में बताए थे, क्या था? न्यू जलपाईगुड़ी। अब न्यू जलपाईगुड़ी क्या है? हमने आपको बताया था 3 गेज वाला रेलवे स्टेशन। 3 गेज मतलब 3 तरह की पटरियाँ रहेंगी, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे न्यू जलपाईगुड़ी। ये क्या? निम्नलिखित रेलवे स्टेशन में कौन सा 3 गेज वाला, 3 गेज ब्रॉड मीटर और संकीर्ण का है? तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। ये रेलवे स्टेशन कहाँ है? ये सिक्किम में है, ठीक है, याद रखना, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कंचनजंगा ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में, सिक्किम में, ठीक है। ऑप्शन हो गया
सिक्किम में। लेकिन एक बात ये जानिए, कंचनजंगा जो है वो तीसरे नंबर की, ठीक है, 3 लार्जेस्ट, मतलब जो तीसरे नंबर की लार्जेस्ट चोटी है वो कौन सी है? सिक्किम है। सिक्किम की है, क्या है? कंचनजंगा है, ठीक है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी ये क्या है? सिक्किम का भाग है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? अभी तीसरा हमने बताया, तीसरा कौन सा है? कंचनजंगा, ठीक है। पहले नंबर कौन है? एवरेस्ट, ठीक है। एवरेस्ट प्रथम पे है, कंचनजंगा किस पे है? तीसरे पे है, ठीक है। ये चीजें हो गई कंप्लीट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय। पर्वतारोहण हमने बताया था कि पर्वतारोहण के बारे में हमने अच्छे तरीके से बताया था कि क्लास 5th की बुक अगर आपने पढ़ी होगी ईवीएस की, जो हमने पढ़ाया हुआ है कंप्लीट, ठीक है, 1 घंटे में कंप्लीट करा दिया था, नीचे दिया होगा, आप जाएंगे चैनल पे तो मिल जाएगा। तो पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब ये बताइए। ये स्थित है दिल्ली में। ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में। लेकिन ऐसे ही आ जाता, जो पूछ रहा है भारतीय पर्वतारोहण, लेकिन अगर आपसे पूछे कि हिमालय पर्वतारोहण, एक है भारतीय पर्वतारोहण जो कि जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, और एक है क्या है? हिमालय पर्वतारोहण। इसका संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका संस्थान ध्यान रखिएगा आप लोग, दार्जिलिंग में है। कहाँ पे? दार्जिलिंग में स्थित है, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला। दुनिया की पहली महिला, अब ध्यान से ये देखिएगा। अगर प्रश्न आ जाए कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? तेंजिंग नार्गे थे, जंको ताबेई थे, बछेंद्री पाल थी, एडमंड हिलेरी थे। अब जानते हो क्या इसमें इंपॉर्टेंट नोट करते हुए चलना। अभी देखना हम क्या बता रहे हैं। जो ये थे एडमंड हिलेरी, ये विश्व के प्रथम, क्या? विश्व के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया? हिमालय पर, ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले क्या थे? विश्व के प्रथम पुरुष थे, एडमंड हिलेरी, ठीक है, गए थे। इनके साथ कौन गए थे? तेंजिंग नार्गो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला जिन्होंने क्या किया? एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, ये कौन की थी? ये बछेंद्री पाल की थी। ये कौन की थी? बछेंद्री पाल की थी। लेकिन आपसे पूछा है पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला पूछ रहा है, ना कि भारत की पहली महिला। तो ये कौन थी? जंको ताबाई। ये रहने वाली कहाँ थी? ये जापान की रहने वाली थी, ठीक है, जापान की रहने वाली थी। आप लोग समझ पा रहे हैं? शायद आप लोग बेहतरीन समझ पा रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ताकि ऐसे बेस्ट जो भी क्लासेस देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रोवाइड करने के लिए, वो आपको मिलता रहे, ठीक है। खो खो, अब देखिए खो खो की बात करते हैं, ठीक है। खो खो के बारे में हमने पढ़ाया था क्लास 5th में, आप लोगों को पता है। हमने क्लास 3rd में भी पढ़ाया था, जो बुक पढ़ाया था। खो खो खेल में प्रत्येक मैच में कितनी पारियां होती हैं? प्रत्येक मैच में कितनी पारियां होती हैं, ठीक है। अब बताइए, पहले खो खो की स्थापना कहाँ हुई? खो खो की स्थापना कहाँ हुई? ये हुई कहाँ? पुणे में। अगर आपसे स्थापना पूछता है तो स्थापना, तो ये कहाँ हुई? पुणे में। ये कब हुई थी? कौन सा साल था? 1956, 1956 में स्थापना हुई, ओके, ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, कितनी पारियां होती हैं प्रत्येक खेल में? कितनी पारियां होती हैं? ये होती हैं 4 पारियां। प्रत्येक खेल में 4 पारियां होती हैं, ठीक है। जैसे मैच में क्या होता है? मैच में 2 इनिंग होती है ना, कि मतलब एक, जैसे सपोज भारत के लोग खेल रहे हैं एक, और दूसरे ऑस्ट्रेलिया के लोग खेल रहे हैं, तो 2 पारियां होती हैं। फिर उसमें क्या होता है, कौन जीता? इसमें 4 पारियां होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खो खो खेल के मैदान की साइज कितनी होती है? मैदान की साइज एक लंबाई में होता है, एक चौड़ाई में होता है। हमने फिट में बताया हुआ था आप लोगों को, लेकिन प्रश्न में आपसे मीटर में पूछ रहा है, ठीक है। तो मीटर में याद रखिए 27x16। जो खो खो खेल का जो मैदान होता है वो 27x16 मीटर होता है, ओके, समझ गए। आगे चलते हैं। खो खो खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक टीम में पूछ रहा है, क्या? प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये बताइए। कितने होते हैं? होते तो टोटल क्या है? होते 9 खिलाड़ी, जो 9 खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन होते कितना है? होते 12 हैं। लेकिन जो मैदान में जाते हैं
वो 9 लोग जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खो खो खेल में पोल की ऊंचाई भूमि की सतह पर कितनी होती है? जब खो खो खेलते हैं, जैसे ये मैदान हो गया आपका, जैसे मान लीजिए खो खो खेलने के लिए गए हैं, तो ये मैदान हो गया आपका। अब मैदान हो गया तो यहाँ पर एक वो रहता है, क्या नाम है, ऐसे लोहे का ऐसे कुछ जमा कर देते हैं ज़मीन में, इसको गाड़ देते हैं, तो ये होता है, वही पोल होता है। उस पोल की, उसी को बच्चे घूम घूम कर खेलते हैं, और यहाँ पे बच्चे बैठे रहते हैं, पकड़ते हैं, छूते हैं, छूने का कार्य होता है, खो खो में होता है। तो उस पोल की ऊंचाई पूछ रहा है, उस पोल की ऊंचाई कितना है बताइए, उस पोल की ऊंचाई कितना है? बताइए बताइए। उस पोल की ऊंचाई 120 है, क्या 120, ठीक है, 120 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में आपसे पूछा, किसके? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अब योग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। कब? 21 जून को योग दिवस। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। प्रश्न क्या है? एक माँ को अपनी बेटी के लिए, एक माँ को अपनी बेटी के लिए घर के अंदर खेल खेले जाने वाले खेलों को चुनना है। ऐसा खेल जो घर के अंदर खेला जाता हो, ठीक है, क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकती है, मतलब वो सपोज दैट डिसेबिलिटीज हो, ऐसा कुछ कि वो लड़की बाहर नहीं जा सकती। वह निम्न में से कौन सा खेल चुनेंगे? अब ये बताइए। तो कैरम बोर्ड खेल सकती है, शतरंज खेल सकती है, ताश खेलती है। बैडमिंटन तो घर के अंदर नहीं खेला जा सकता, ठीक है। टेनिस, टेनिस स्टप्पू नहीं खेला जा सकता, ठीक है, इसमें स्टप्पू भी नहीं खेला सकता, छुपन छुपाई भी घर के अंदर नहीं। तो क्या? कैरम बोर्ड और ताश, शतरंज, ठीक है, ये क्या है? घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं, बाकी सब बाहर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मार्शल आर्ट निम्नलिखित में से किस रूप में पंजाब से है? अब देखिए, एक चीज़ है गतका, गतका होता है। देखिए गतका क्या होता है, ये पंजाब का क्या है? मार्शल आर्ट। किसका? पंजाब का। इसे कौन? सिख लोग, आप लोग देखते होंगे सिख लोग ऐसे, मतलब पूरा वो रखे रहते हैं, क्या होता है, ऐसे तलवार की छोटा सा होता है, तो वो सिख लोग रखे रहते हैं, तो वही लोग गतका सीखते हैं। गतका मतलब मार्शल आर्ट होता है, जो कि पंजाब के लोगों का होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे क्या होता है, ये ज़्यादातर कब खेला जाता है? बैसाखी में। बैसाखी में क्या? बैसाखी में। अब प्रश्न आपसे आ जाए कि बैसाखी कब पड़ता है? ठीक है, बैसाखी कब पड़ता है? तो क्या गुरु गोविंद सिंह की जब जयंती पड़ती है, तब उसके बाद ही बैसाखी आता है। अब गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब पड़ती है? गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब पड़ती है? दो चीज़ बताइए। गुरु गोविंद सिंह की जयंती, तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती जो है कब पड़ती है? 29 दिसंबर को। कब पड़ती है? 29 दिसंबर को। 29 दिसंबर को पड़ती है। और बैसाखी पूछा जाए, बैसाखी कब पड़ता है? तो बैसाखी जो पड़ता है आपका 14 अप्रैल को। कब पड़ता है? 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, ये चीज़ समझ गए मार्शल आर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? बीजों को अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? अगर छोटा सा कोई बीज है, उसको अंकुरण करना है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? पहले ये बताइए। किसी बीज को अंकुरण के लिए जल में डालना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए और उसके लिए उचित तापमान भी चाहिए। ठीक है, खाली ऑक्सीजन और उचित तापमान से नहीं हो जाएगा। ठीक है, जल और उचित तापमान से खाली नहीं हो जाएगा, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया, तो ये चीज़ आपका सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला क्या कहता है? बीज महान यात्री होते हैं। क्या? बीज महान यात्री होते हैं, जो दूर दूर तक पहुंच सकते हैं। हमने बीज पढ़ाया था ना कि कई प्रकार के बीज होते हैं, जो पानी में बहकर एक दूसरे जगह पे जाते हैं, कुछ चिपक कर चले जाते हैं, कुछ क्या होते हैं कि जानवरों से चले जाते हैं, कुछ उड़कर चले जाते हैं, कुछ अपने आप फटकर इधर उधर हो जाते हैं। तो बीज बहुत ही घुमक्कड़ होते हैं। वैसे ही बीज महान यात्री होते हैं। तो बीज प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए कौन सा कथन सत्य है भाई। नीचे और ऑप्शन है क्या?
कौन सा कथन सत्य है? जंतु सेब खाते हैं, ठीक है, जंतु सेब खाते हैं और उसके बीज उनके मल के रूप में उत्सर्जित करते हैं, बिल्कुल सही है। मैंग्रोव के बीज जल द्वारा प्रसारित होते हैं, ये भी सही है भाई। आर्किड पौधे के बीज कांटों का उपयोग करके जंतुओं से जुड़ते हैं, तो आर्किड पौधे का नहीं होता है जो काट जंतुओं से पहुँचते हैं, जंतुओं के से जो बीज होते हैं वो दूसरे होते हैं। सोयाबीन के बीज फटने से प्रसारित होते हैं। अब देखिए सोयाबीन का जो बीज है वो फट जाता है और उससे क्या होता है, उसके जो बीज होते हैं, जो सोयाबीन एक फल होता है तो उसके बीज फटकर अलग हो जाते हैं बीज से, ठीक है, प्रसारित होता है। तो ए, बी और डी आपका सही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका फैलाव छितराव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है, ये बताइए किसका पशुओं द्वारा होता है। अब देखिए क्या होता है, सूरजमुखी और आक, आक क्या होता है, आक का मतलब मदार होता है, याद रखिएगा, आक का मतलब मदार होता है। तो पशुओं द्वारा किसका फैलाव होता है, आम का, किसका, आम का। नारियल जो है, नारियल और कमल, कमल, कमुदनी, ये सब किसके द्वारा, पानी के द्वारा, पानी के द्वारा फैला होता है। ये जो इसके बीज होते हैं इसके द्वारा फैला होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बीज का फैलाव चटक्कर या बिखरने वाला होता है। अब चटक्कर बिखरने वाला कौन क्या होता है, ये आग क्या होगा, आग आपका हमने बताया कि कैसा हवा में उड़ने वाले हैं। गोखरू जो हैं, गोखरू, गोखरू अपने गांव में देखा होगा कि वो ऐसे फेंक दो किसी के ऊपर तो वो चिपक जाते थे, ठीक है। कभी गाय के शरीर में लग कर आते हैं, कभी हमारे शरीर में लग के आते हैं, अक्सर बाग वगैरह में पाए जाते हैं, छोटे छोटे कांटेदार वाले होते हैं। हरसिंगार, हरसिंगार क्या है, चटक्कर हो जाता है, क्या, हरसिंगार चटक्कर हो जाता है, ठीक है, अपने आप बिखर जाता है ऐसा। आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, अब बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। अब ऑप्शन में ज़्यादातर लोग चंद्रगुप्त लगाते हैं नालंदा की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन थे, कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त थे, ठीक है। आगे चलते हैं। चीनी यात्री हुएनसांग, हुएनसांग चीनी यात्री आया था, चीनी यात्री ही जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी था और पढ़ाया भी था, ठीक है। किस राजा के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था, कौन से राजा थे, कौन थे, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन राजा के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था, किसने, चीनी यात्री था, क्या, हुएनसांग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, बिहार में नालंदा और विक्रमशिला के बौद्ध विश्वविद्यालय की निम्नलिखित में किसके द्वारा नष्ट कर दिया गया। जो बिहार में नालंदा और विक्रमशिला का विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय को आप लोगों को पता होगा कि जला दिया गया था, ठीक है। किसने जलाया था, किसके द्वारा नष्ट किया गया था, दो चीज़ें नष्ट की गई थी, नालंदा का विश्वविद्यालय और विक्रमशिला के बौद्ध विश्वविद्यालयों को। जो विक्रमशिला का विश्वविद्यालय था, आई थिंक भागलपुर में पड़ता है, वो किसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था, ये किया गया था किसके द्वारा, आप बताइए, मोहम्मद गौरी के द्वारा, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम या बख्तियार खिलजी। तो क्या सही है इसमें, इसमें सही है बख्तियार खिलजी, क्या, बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार में नालंदा को और विक्रमशिला के बौद्ध विश्वविद्यालयों को जलाकर नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय में रत्नसागर क्या था। हमने क्लास 5th की बुक जो पढ़ाई थी उसमें बताया था रत्नसागर क्या था, डिटेल में बताया था। रत्नसागर क्या था, रत्नसागर एक प्रकार का पुस्तकालय था जहाँ पर ढेर सारे पुस्तकें रखी थी नालंदा विश्वविद्यालय में, उसको रत्नसागर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। एक तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, अब बात कर रहे हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त थे, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, धर्मपाल थे, कौन थे, धर्मपाल थे, ओके, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। केसरिया स्तूप की खोज, केसरिया स्तूप की खोज 1958 में निम्नलिखित पुरातात्विक वेदों में से किसके नेतृत्व में एक खुदाई के दौरान हुई। केसरिया स्तूप की खोज किसके नेतृत्व में, के मोहम्मद के, किसके, के मोहम्मद के नेतृत्व में ये चीजें हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पटना शहर का गोलघर, पटना शहर में क्या है, गोलघर है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं, अच्छा यही प्रश्न ही है यही प्रश्न ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कारण से बनवाया गया था, क्या कारण था,
ये किसके लिए? अनाज भंडारण के लिए। ये किस लिए? अनाज भंडारण के लिए पटना शहर का गोलघर बनवाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया? मोक्ष कहाँ प्राप्त किया? तो क्या है, आप लोग बताइए। सोनगिरी में, पावापुरी में, श्रवण बेलगोला में, या माउंट आबू में? कहाँ प्राप्त किया? तो कहाँ प्राप्त किए? पावापुरी में। पावापुरी का जल मंदिर कहाँ है? बिहार में ही है। ठीक है, पावापुरी में। तो भगवान महावीर, अब महावीर कितने तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के। ठीक है, 24वें नंबर के क्या थे? महावीर स्वामी तीर्थंकर थे। इनको मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ? पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में ही इनका सब बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। रोनाल्ड रॉस, अब देखिए रोनाल्ड रॉस पे आ जाते हैं। रोनाल्ड रॉस का संबंध है निम्नलिखित में से किससे है? तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने, रोनाल्ड रॉस जो थे, उन्होंने क्या किया? परजीवी, मलेरिया परजीवी की खोज की थी। किसकी? मलेरिया परजीवी की खोज की थी। किसने? रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, आगे चलते हैं। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जैसे क्या होता है कि अगर सपोज दैट कोई भी बीमारी होती है तो हर बीमारी में अलग अलग अंग प्रभावित होते हैं। वैसे ही मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा क्या अंग प्रभावित होता है? हृदय प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं, गुर्दा या प्लीहा? तो इसमें प्रभावित होने वाला जो अंग होता है हमारा, ये क्या होता है? प्लीहा। क्या होता है? प्लीहा होता है। ठीक है, आगे, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित है? प्लीहा। अब देखिए, मलेरिया तथा इसके कारक की खोज किसने की थी? मलेरिया तथा इसके कारक। अब देखिए, रोनाल्ड रॉस जो थे, उन्होंने किसकी क्या किया था? रोनाल्ड रॉस ने प्रोटोजोआ की खोज की थी। किसकी? प्रोटोजोआ की, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, या प्लाज्मोडियम कहते हैं। लेकिन मलेरिया तथा इसके कारक की खोज किसने की थी? ये की थी चार्ल्स लुई अल्फोंस और लावेराना ने। किसने? लावेराना ने। ठीक है, 1889 में की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाले रोगों का एक समूह का चयन कीजिए। अब देखिए, बताइए मच्छरों से कौन सा होता है? तो पहले देखिए, डेंगू भी क्या होता है? मच्छरों से होता है। मलेरिया भी होता है मच्छरों से, और चिकनगुनिया भी होता है मच्छरों से। लेकिन एक चीज़ याद रखना, पूछो क्या? मलेरिया जो होता है वो मादा एनीफिलीज के काटने से होता है। किसी क्या? मादा एनीफिलीज, जो मच्छर का नाम होता है, जो मादा मच्छर काटती है उसका नाम होता है मादा एनीफिलीज, जिससे क्या होता है? मलेरिया होता है। लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया कौन से मच्छर? ये होता है एंडीज मच्छर नामक मच्छर के काटने से होता है। एंडीज, ये चिकनगुनिया और डेंगू दो चीज़ें होती हैं जो एंडीज नामक मच्छर काटने से होती है। लेकिन मलेरिया क्या होता है? मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, अगर पसंद आ रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पसंद आ रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस आप तक आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? अभी हमने बताया था ना, मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो मलेरिया जो होता है वो मादा एनीफिलीज के काटने से फैलता है। और एंडीज जो है होता है वो किसके क्या होता है? वो चिकनगुनिया और डेंगू उससे होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार राज्य का भौगोलिक आकृति, जो बिहार राज्य का प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार राज्य का भौगोलिक आकृति किस प्रकार से दृष्टिगत होती है? तो बिहार जो राज्य है, ठीक है, बिहार राज्य, वो कुछ इस तरीके से दिखती है। इस तरीके से दिखती है। ठीक है, याद रखना, हम नक्शा नहीं बना रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं क्योंकि प्रश्न ही ऐसे दिया है। तो ये क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजा नहीं, सॉरी, त्रिभुजाकार नहीं होता है, ये होता है आयताकार होता है। ठीक है, ये आयत की तरीके से। तो बिहार राज्य जो है वो कैसा दिखता है? एक आयत की तरह दिखता है। ठीक, लेकिन एक चीज़ और जानना, देखिए ये ऐसे, जैसे हमारा ये हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो ये हो गया उत्तर की साइड हो गया। ठीक है, जिसको नॉर्थ कहते हैं। ये दक्षिण हो गया। ठीक है, दक्षिण हो गया, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। ओके, तो एक चीज़ आप याद रखना, पूछो क्या? हम ये कह रहे थे
कि जैसे ये हो गया उत्तर, तो उत्तर के साइड में जितने भी ज़िले हैं, ठीक है, इधर आपका उत्तर क्या पड़ता है, नेपाल पड़ता है, याद रखना। उत्तर की साइड, बिहार के उत्तर क्या पड़ता है, नेपाल। ये पश्चिम साइड, अब पश्चिम साइड क्या पड़ता है भाई, पश्चिम साइड क्या पड़ता है, पश्चिम साइड क्या पड़ता है, यूपी। क्या पड़ता है, यूपी। लेकिन अगर पूछा जाए कि पूरब साइड क्या पड़ता है, तो पूरब साइड क्या पड़ता है, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और इस साइड क्या पड़ता है, दक्षिण साइड। दक्षिण साइड क्या पड़ता है, दक्षिण साइड झारखंड पड़ता है। क्या, झारखंड पड़ता है। एक चीज़ और याद रखना, पूछो क्या, ये कि जो नेपाल है ये कितने जिलों से सटा हुआ है, बिहार के 7 राज्य से नेपाल सटा हुआ है। और यूपी क्या है, यूपी कितने राज्य से सटा हुआ है, कितने जिलों से सटा हुआ है, तो यूपी जो है वो भी 7 जिलों से सटा हुआ है। जो जो क्या है, झारखंड है, वो झारखंड कितने जिलों से सटा हुआ है, ये 8 जिलों से सटा हुआ है बिहार से, ठीक है। और जो पश्चिम बंगाल है वो बिहार के कितने जिलों से सटा हुआ है, बिहार के 3 जिलों से सटा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि नेपाल जो है, बिहार और नेपाल, ठीक है, तो बिहार का कितना जिला जो है नेपाल से सीमा साझा करता है, ठीक है, तो 7 जिला। और यूपी भी 7 जिला, पश्चिम बंगाल 3 जिला, और झारखंड ये 8 जिला, ठीक है। ये चीज़ समझ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो कौन सा जिला, पूर्णिया। कौन सा जिला, पूर्णिया, ठीक है। आगे, बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है, जैसे हमने बिहार बताया ना कि ऐसे कुछ आयताकार रूप में है, ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण क्या है, ये भाग, ये उत्तर से दक्षिण पड़ता है ना, तो इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, 345। कितना, 345 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, तो इसमें इसमें इसकी चौड़ाई कितनी है, ये 483, ये 483 किलोमीटर, ठीक है। समझ गए आप, ठीक है। आगे चलते हैं। लेकिन उत्तर से दक्षिण पूछा है ना अभी, तो उत्तर से दक्षिण क्या है, 345। 345 ऑप्शन में है जी, यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का पूरब से पश्चिम लंबाई, अभी हम पूरब से पश्चिम आपका बताएं, पूरब से पश्चिम कितना है, 483 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का नेपाल से कितने जिलों की सीमा हुई, अभी हमने आपको बताया था कि बिहार जो है वो 7 जिलों से, नेपाल से 7 जिलों से सीमा साझा करता है। और जो उत्तर प्रदेश है वो भी कितने जिलों से, वो भी 7 जिलों से साझा करता है। और जो हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल कितने जिलों से सीमा साझा करता है बिहार से, कितने जिलों से, वो 3 जिलों से, कितने, 3 जिलों से साझा करता है। और जो झारखंड है वो कितने जिलों से, वो झारखंड कितने जिलों से, 8 जिलों से, ठीक है। झारखंड 8 जिलों से, 8 जिलों से। ये चीज़ें याद रखना आप, ठीक है। तो 7 जिला, ठीक है। बिहार का नेपाल से कितने जिलों की सीमा, 7 जिलों की। आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को सीमा को स्पर्श नहीं करता, पश्चिम बंगाल, बताइए। तो पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण किससे साझा करता है, ये नेपाल से, किससे, नेपाल से सीमा साझा करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला क्या है, पश्चिमी चंपारण। और सबसे बड़ा पूछा है, अगर पूछता आपसे सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या हो जाता, सबसे छोटा जिला शिवहर है। क्या, शिवहर सबसे छोटा, क्या है, शिवहर है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसके, क्षेत्रफल की दृष्टि से, अभी हमने आपको बताया क्या, शिवहर, ठीक है। समझ गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अब क्या है, निष्पावन विधि। निष्पावन विधि, निष्पावन विधि क्या होता है, निष्पावन विधि वो होता है कि जैसे कि क्या होता है, हम देखते हैं कि धान में जो भूसी होती है उसको ओसाना, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। बिहार वाले तो खासकर जानते हैं, बिहार वाले और यूपी वाले। निष्पावन होता है जो ओसाया जाता है, ठीक है, ओसाया जाता है मतलब किसी चीज़ को पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है, ऐसे हवा से, ठीक है।
उसको क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो होता है जो डायरेक्ट, जैसे कि धान का पेड़ हो गया, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उसको उसके धान को उसके पेड़ से अलग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको थ्रेसिंग कहते हैं। ये चीज़ याद रखना, दोनों में डिफरेंस। जिस किसी के पौधे से अलग करना उसको थ्रेसिंग कहते हैं, लेकिन किसी के भूसी को उसके धान से अलग करना उसको निष्पावन कहते हैं, ठीक है। तो अलग करना, जैसे अब निष्पावन क्या है, अब निष्पावन देखिए, अन्न कण तथा भूसे का मिश्रण, क्या अन्न कण तथा भूसे का मिश्रण ही निष्पावन होता है, इसको अलग किया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। एक किसान अनाज को भूसे से अलग करता है, क्या, एक किसान अनाज को भूसे से अलग करना चाहता था, यह किस प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में थ्रेसिंग दिया है, इसको काटो। अगर बोलता कि अनाज के पेड़ को अनाज द्वारा अलग किया जाता है, तो वहाँ पे थ्रेसिंग होता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, निष्पावन, ठीक है। किसी के पेड़ के द्वारा किसी के फल को, जैसे कि हमने आपको बताया कि धान का या गेहूं का कोई भी पेड़ है, उसको अलग किया जाए, उसके पेड़ से अलग किया जाए, उसको निकाला जाए, पीटा जाता है ना, पीट कर अलग करते हैं या फिर कैसे भी अलग करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन अनाज द्वारा उसके भूसी को अलग करते हैं, उसको निष्पावन कहते हैं, ठीक है। खरीफ की फसलों की वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है। हमने आपको फसल के बारे में बताया था, खरीफ, जायद और रबी। रबी की जो फसल होती है वो ठंड में बोई जाती हैं, ठीक है। और जो खरीफ की फसलें होती हैं वो कब की जाती हैं, वो खरीफ की फसलें जो होती हैं और जायद की फसलें, दो प्रकार की फसलें। अभी हम खरीफ के बारे में बात कर रहे हैं, प्रश्न आपके सामने ही है खरीफ के बारे में। तो खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाते हैं, ठीक है, तथा इन्हें मानसून बरसात की फसल भी कहा जाती है। निम्न समूह में खरीफ की फसल का उदाहरण है। तो खरीफ, रबी और जायद, रबी की फसल ठंड में बोई जाती है, खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में और जायद की फसल गर्मी में, ठीक है। तो खरीफ की फसल के बारे में पूछ रहा है, तो खरीफ की जो फसल है वो क्या हो सकती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में बोना है, तो वर्षा ऋतु में क्या होता है, धान बोया जाता है, लेकिन गेहूं नहीं बोया जाता, ठीक है। अब गेहूं भी नहीं बोया जाता वर्षा ऋतु में, ये भी हटा दो। अब देखो, अब धान भी बोया जाता है, सरसों नहीं बोया जाता वर्षा ऋतु में, ठीक है। तो धान, मक्का, शोरगम और बाजरा ये कब बोया जाता है, वर्षा ऋतु में, ठीक है, समझ गए। ये खरीफ की फसलें हैं, ठीक है, खरीफ की फसलें, इतना याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ का फसल नहीं है, खरीफ का फसल नहीं है। खरीफ की फसल जो हमने आपको बताया वर्षा ऋतु में बोई जाती है, तो वर्षा ऋतु में। अब गेहूं क्या है, गेहूं वर्षा ऋतु में नहीं बोया जाता, तो ये क्या हो गया, खरीफ की फसल हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु में बोई जो जाती है फसल, उसको हम बताए थे क्या कहते हैं, खरीफ कहते हैं। तो खरीफ कहाँ है, खरीफ यहाँ है, खरीफ यहाँ है, खरीफ यहाँ है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। और क्या है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं, जो शीत ऋतु में की जाती है उसे क्या कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सही हो गई, पहले खरीफ फिर रबी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहते हैं, रबी की फसल कब बोई जाती है। तो रबी की फसल अक्सर ठंडियों में बोई जाती है, हमने बताया। तो ठंडी क्या है, दिसंबर से फरवरी, फरवरी में तो ठंडी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अक्टूबर से दिसंबर, अगर आपसे अक्टूबर नवंबर आ जाता है तो भी ऐसा चल जाए, तो अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है, ठंडी का वही स्टार्टअप पॉइंट है। आगे चलते हैं। खरीफ फसलों को किस प्रकार के मौसम की आवश्यकता होती है, खरीफ फसल, खरीफ वर्षा ऋतु में बोई जाती है, तो गर्मी मतलब क्या होता है, गर्मी खत्म होता है और वर्षा आती है, ठीक है। तो गर्म भी रहता है और ठंड में रहता है, तो उष्ण और आर्द्र आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें क्या हैं, बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। अब बिहार की मुख्य जो खाद्यान्न फसल है, याद रखना आप, चावल है, गेहूं है और मक्का है, ठीक है। चावल, गेहूं और मक्का बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल है, ओके, समझ गए। आगे चलते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, बड़ा, डोसा, नारियल की चटनी है, कौन सा है। यह है
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अगर केरल भी होता साथ में तो और भी ठीक रहता। केरल का भी ये चीज़ें हैं, ठीक है। इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी, ठीक है। आगे चलते हैं। दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा बताइए। दाल बाटी चूरमा जो है व्यंजनों में सबसे लोकप्रिय है, तो ये क्या है? दाल बाटी चूरमा। ये है राजस्थानी, क्या है? राजस्थानी है दाल बाटी चूरमा, ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार में कांवर झील, क्या पूछ रहा है? कांवर झील पूछ रहा भैया। अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कांवर झील। ये लोग आप बताइएगा, क्या ये लोग आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। हमेशा की तरह जैसे हम एक दो प्रश्न छोड़ते थे, ठीक है, कमेंट्स में बताने के लिए, ये आप बताइएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप को नहीं पता होगा तो आप क्लास 5th का हम पढ़ाए हैं बुक्स, उसमें बताए हैं, आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो या फिर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न आप लोग भी बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। प्रश्न एक छोड़ा जा रहा है, ये कल की क्लास में आपको बताई जाएंगी। क्या? कांवर झील अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? किस जैविक उद्यान अभ्यारण्य, क्या किस जैविक उद्यान अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर, सांपों का घर पूछ रहा है। अब सांपों का घर किसे कहते हैं? संजय गांधी जैविक उद्यान, क्या संजय गांधी जैविक उद्यान को क्या कहते हैं? सांपों का घर कहते हैं, ठीक है। अब ये चीजें हो गई। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? बिहार राज्य के किस पक्षी, बिहार में साइबेरियन पक्षी। अब क्या होता है साइबेरियन पक्षी? ये क्या होते हैं? प्रवासी पक्षी होते हैं। कौन सा? प्रवासी पक्षी होते हैं साइबेरियन। ये दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं रहने के लिए, ठीक है। अब ये बताइए, ये साइबेरियन पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, कौन सा है? ये है कांवर पक्षी बिहार। कांवर पक्षी बिहार कहाँ? बेगूसराय में है, ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो क्या है? कैमूर। ये किससे साझा करता है कैमूर जिला आपका? ये झारखंड से साझा करता है, ठीक है। झारखंड, बिहार का जो जिला है कैमूर, झारखंड से साझा करता है, ठीक है। जिला सटा हुआ है इसका, ठीक है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है? कैमूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों, अब देखिए दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आप लोग जान लीजिए 3% आरक्षण मिलता है, किसी भी सरकारी नौकरी में या कुछ भी हो 3% आरक्षण दिया जाता है, ठीक है, जो विकलांग होते हैं, ठीक है। तो जो विकलांग होते हैं उन्हीं का नाम मोदी जी ने दिव्यांग कर दिया था, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 19 नवंबर या फिर 3 दिसंबर। तो ये 19 नवंबर को, कब? 19 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि आपकी कक्षा में क्या है, यदि कि आपकी कक्षा में कोई विकलांग है, क्या कोई विकलांग विद्यार्थी हो, तो आप क्या करेंगे? उनके माता पिता को सलाह दी जाएगी कि वो अपने बच्चे को एक विशेष स्कूल में भेजें, या उन्हें अन्य छात्रों से क्या किया जाएगा? दूर किया जाएगा, या आवश्यकता अनुसार सीखने में उनकी सहायता करेंगे, या उन्हें चुपचाप बैठने के लिए कहेंगे? तो इन्हें क्या किया जाएगा? इन्हें क्या किया जाएगा कि आवश्यकता अनुसार इनके सीखने के लिए सहायता की जाएगी, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? 3/4 भाग जल से घिरा है, ठीक है। 71% हमारा क्या है? जल का प्रतिशत है, और 29% हमारी क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी में भी कई भाग बटे हुए हैं, ठीक है। कुछ पठार है, कुछ मैदानी है, कुछ पहाड़ी है, ठीक है। तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से है? तो 71%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्षों में बिहार में किस राज्य में भयंकर बाढ़ आई थी? ठीक है, यह प्रश्न आपके बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने निकाला है कि मतलब अगर हाल ही में बिहार में, देखो बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, तो हाल ही में किस वर्ष में आई थी? यह आई थी 18 अगस्त 2008 में। कब? 18 अगस्त 2008 में आई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? ढका हुआ है
मानव उपभोग के लिए उपलब्ध है। तो मात्र कितना 0.67% है, या ऑप्शन में आ जाए 0.68, ठीक है, यही है, इतना ही कम पानी है हमारे लिए, ठीक है। और बाकी सबसे ज़्यादा जो है पानी है प्रशांत महासागर में। क्या, जैसे जो महासागर है हमारे, प्रशांत महासागर और भी महासागर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नमकीन है वो सारे पानी, ठीक है। तो इतना ही पानी बचा हुआ है, इसलिए कहते हैं सेव वाटर। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय क्या किया जाता है? जहाँ पे आपदा बहुत ज़्यादा पड़ती है, उन आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, पानी, कपड़े और दवाएं वितरित करने के लिए परिवहन का कौन सा साधन अत्यंत उपयोगी है? कौन सा है? वायु मार्ग है। कौन सा? वायु मार्ग है, क्योंकि वायु मार्ग से ही भोजन, पानी, कपड़े और दवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जा सकती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहते हैं? पेट्रोलियम, क्या? पेट्रोलियम तथा कोयले का अनवीनकरणीय ईंधन कहा जाता है। अब बताइए, अनवीनकरणीय, पहले बताइए। अनवीनकरणीय वो होता है जिसका हम प्रयोग दोबारा नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल हो गया, हम उसका प्रयोग दोबारा नहीं कर सकते। पेट्रोल एक बार खत्म हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है, तो पेट्रोल एक बार खत्म हो जाएगा तो नया पेट्रोल लेके आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक होता है नवीनीकरणीय। क्या होता है? एक नवीनकरणीय होता है, नवीनकरणीय। तो ये क्या होता है? ये होता है जैसे कि कोई चीज़ हमारी चार्जिंग की चीज़ें हो गई, या सोलर सेल हो गया, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, वो चीज़ें हम एक बार चार्ज करते हैं, फिर दोबारा हम वही चार्ज कर सकते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि उसको नया लेके आना पड़ेगा। तो अनवीनीकरण ईंधन वो होता है जो एक बार ख़त्म हो जाता है। तो जैसे क्या होता है, ये बनने में कई साल लगते हैं। क्या? अनवीनीकरण ईंधन। जैसे क्या हो गया, हमारा गैस हो गया, हमारा पेट्रोल हो गया, हमारा कोयला हो गया, ठीक है। तो ये अनवीनीकरणीय ईंधन होते हैं, बनने में कई साल लगते हैं, इसलिए पेट्रोलियम होता है, कोयला होता है, इसलिए ये अनवीनीकरणीय होते हैं, क्योंकि इनको बनने में कई साल लगते हैं, मतलब बनते नहीं है जल्दी, ठीक है। और नवीनीकरणीय वो होता है जो जल्दी, मतलब दोबारा कई बार उसको यूज़ कर सको, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकरण ऊर्जा, क्या है? अनवीनीकरण ऊर्जा का रूप है। क्या है ये? तो ये है प्राकृतिक गैस, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तो ये सब क्या है? ये सब दोबारा ये जल्दी बन जाएंगे। देखिए सौर ऊर्जा से क्या होता है, सौर ऊर्जा से हर गांव में लाइटें लगी हुई हैं, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा भी हो गया। तो अनवीनीकरण क्या है? प्राकृतिक गैस, एक बार गैस खत्म हो जाएगा, फिर बनने में कई साल लगेंगे इसको, ठीक है। सौर कुकर किससे काम करते हैं? अब देखिए सौर कुकर क्या होता है। सौर कुकर का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न आपसे बन सकता है कि सौर कुकर का आविष्कार किसने किया था? हॉरिस डी सॉसर। किसने? हॉरिस डी सॉसर। एक सेकेंड, हॉरिस डी सॉसर, ठीक है। लेकिन कब किया था इसका आविष्कार, ये भी बताइए, कब किया था? तो ये कब किए थे? हॉरिस डी सॉसर ने किया था, ठीक है। लेकिन किससे काम करता है ये, जो है किससे काम करता है? ये सौर ऊर्जा से काम करता है, मतलब, ठीक है, सूर्य से काम करता है। एक प्रकार का इसमें क्या होता है, ऐसे खाना टाइप का होता है। इसमें आप अलग अलग खाना बना होता है, इसमें आप दाल चावल रख दो, ठीक है, और बंद करके रख दो, तो वो सूर्य की रोशनी से चार्ज हो जाता है। वो सौर कुकर था, ठीक है। इसका आविष्कार कब हुआ? इसका आविष्कार 1767 में हुआ। कब? 1767 में हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि अभ्यारण्य में किसका संरक्षण मुख्य रूप से किया जाता है? वाल्मीकि संरक्षण जो है, वाल्मीकि अभ्यारण्य, ये क्या है? इसमें किसका? बाघ का संरक्षण। ये पहला बिहार का प्रथम राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। क्या? राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो है? बाघों का संरक्षण किया जाता है। किसका संरक्षण किया जाता है? किसका? बाघों का, ठीक है। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस गांव में बेटी होने पर 10 पौधे? एक गांव है बिहार का, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई बेटी होती है तो गांव के लोग क्या करते हैं? 10 पौधे का पेड़ लगाते हैं, ठीक है। और जैसे बेटियों को पालते हैं वैसे ही पेड़ों को पालते हैं। बहुत अच्छा काम है ये। कौन सा गाँव है? ये गाँव है धरहरा। कौन सा गाँव है? धरहरा गाँव है, ठीक है।
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में है? जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वो बिहार के किस जिले में है? वो पटना में है, वो सारण में है, वो गया में है, या पश्चिमी चंपारण में है? तो वो कौन से गांव में है, कौन से जिले में है? ये है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तीन, क्या निम्नलिखित में से तीन पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। अब देखिए, मोम, कोल, तारा, ग्रीस, पेंट, प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं है। ठीक है, रेयान, एलपीजी, कोल, तार, एथेनॉल, केरोसिन, डीजल, मेथेन। तो कौन सा है? मोम, कोलतार और ग्रीस, ये तीन पेट्रोलियम उत्पाद हैं, पेट्रोल से ही बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश में पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्रों में युगल को चुनिए। कौन सा? पेट्रोलियम उत्पाद। अब देखिए, पेट्रोलियम कहाँ पे देश में हमारे सर्वप्रथम तो कहाँ? अमेरिका में मिला। क्या? अमेरिका में मिला। अमेरिका में पेट्रोलियम को खोजा गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? भारत में अगर पूछा जाए तो कब? 1992 में। 1992 में असम में और राजस्थान में मिला। ठीक है, और कौन से गांव में? डुबोई गांव में। असम के डुबोई गांव में शायद मिला था। डुबोई ये था, हाँ, डुबोई गांव में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पहला तेल का कुआं कहाँ? पहला विश्व का पूछ रहा है, विश्व का। अगर विश्व का पूछा है तो ये कहाँ? ये पेंसिल्वेनिया में, यूएसए में। अगर पूछा जाता ये भारत में कहाँ? भारत का कहाँ? तो भारत में पहले सर्वप्रथम असम में। ठीक है, फिर उसके बाद असम में, गुजरात में। ठीक है, उसके बाद कहाँ? शायद मुंबई में, मुंबई हाई। दुबोई नहीं था, डिगबोई था। ठीक है, जो असम का एक गांव था, वहाँ पे सर्वप्रथम हुआ था। असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? तो कहाँ पे? अभी हमने बताया आपको, डिगबोई में। कहाँ पे? डिगबोई में। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल में शुभ कार्यों के समय, क्या? बंगाल में क्या हुआ? एक चैप्टर है आपका क्लास 5 का, तो वहाँ पे उसमें गांव में क्या रहते हैं? चाचा जी जो रहते हैं वो बिहार के रहते हैं, और जो चाची जी रहती हैं वो रहती हैं बंगाल की। ठीक है, तो कुछ बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि उलू उलू की आवाज़ आ रही है। किसकी? उलू उलू की। तो प्रश्न ऐसे क्या बनता है, तो वो पूछते हैं कि मतलब यहाँ पे उलू उलू कैसे होता है। तो वैसे ही आप लोगों को बुक्स में पढ़ा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बंगाल में शुभ कार्यों के समय कैसी ध्वनि करने की प्रथा है? तो बंगाल में जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो कैसा आवाज़ निकालते हैं? उलू उलू। क्या? उलू उलू। ठीक है, आगे चलते हैं। मलेरिया का पता कैसे चलता है? मलेरिया का पता कैसे चलता है? तो मलेरिया का पता खून की जांच करके, पानी द्वारा, थर्मामीटर द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया का जो पता है वो चलता है किसके द्वारा? खून की जांच करके। किसकी? खून की जांच करके मलेरिया का पता लगाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे रोग में फैलता है, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है, वह होता है। अभी देखिए, कोविड आया था आपका, तो कोविड क्या था? एक संक्रामक रोग था, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता था। वैसे ही क्या है? संक्रामक रोग है। क्या? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है वो क्या है? संक्रामक रोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मच्छर के काटने से होने वाला रोग, मच्छर के काटने से होने वाला रोग कौन सा है? तो मच्छर के काटने से डेंगू भी होता है, मलेरिया भी होता है, चिकनगुनिया। मतलब उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप में आ सके। और कल की क्लासेज जो हमारी रहेगी, हमारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्या? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कल की नहीं, आज शाम को आपको मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर जो हमने पढ़ाया हुआ अभी 1 घंटे में। अभी कल शाम को वीडियो पढ़ी है। 1 घंटे में ही मात्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आपका 1885 से लेकर 1947 का इतिहास है, हमने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आप चैनल पे जाएंगे, नीचे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर जो प्रश्न बन रहे हैं करीब 200 के आसपास, वो प्रश्न आज शाम को आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइम में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमें लगा कि बहुत ही एकदम निचोड़ निकाल करके उसका लेके आएंगे। ठीक है, और आपकी एसएसटी की क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, किसकी? एसएसटी की। ठीक है, इसकी क्लासेस आपकी रेडी हो रही है, क्योंकि आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और क्लास 6 7th की रेडी हो गई, 8th की रेडी होगी। हम 6th का पहले एक क्लास लेंगे। ठीक है, 7th का एक क्लास, 8th का एक क्लास, फिर तीनों का मैराथन चला देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉपिक
पे नहीं बनाएंगे बहुत सारा टाइप, जो हमें इंपॉर्टेंट लगेगा वही हम निकालेंगे, जो इंपॉर्टेंट बुक में से पूरा निचोड़ के, बिहार SCERT द्वारा, ठीक है, SCERT द्वारा। ये आप लोगों को पता ही है कि यही हमें पढ़ना है, इसके अलावा हमें कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी का आदेश यही है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर पसंद आ रहा हो। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।